निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे अमेरिका चीन के बीच चल रहा टिट फॉर टैट का खेल। फिर बताएंगे राज्य कर्मचारियों को योगी बाबा ने फिर बताएंगे राज्य कर्मचारियों की योगी बाबा ने कैसे कर दी मौज। फिर चर्चा होगी कि आखिर हरियाणा को क्या सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। फिर बताएंगे कि ममता बनर्जी ने कहा वक्फ कानून को नो, तो बीजेपी ने किया करारा पलटवार। आखिर में बताएंगे भारत ने दिया बांग्लादेश को झटका, जिससे बिलबिला उठेंगे मोहम्मद यूनुस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत चीन समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तब से दुनिया में एक अलग ही ट्रेड वॉर छिड़ गया है। वहीं चीन पर तो ट्रंप ने 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो चीन ने इसको लेकर बड़ी घोषणा कर डोनाल्ड ट्रंप के 104% टैरिफ का जवाब देते हुए चीन ने अब अमेरिका पर 84% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर ने एक नया मोड़ ले लिया है। बीजिंग ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों पर 84% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह अतिरिक्त टैरिफ 10 अप्रैल से अमेरिकी सामानों पर लागू होंगे। इससे पहले चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद अमेरिका स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में भी तेज गिरावट देखी गई। ये खबर ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन ने कल ही चीन से आयात होने वाले सामानों पर 104% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि ये टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। वहीं चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ की ये लड़ाई अब और भी तेज हो गई है। दोनों देश एक दूसरे पर टिट फॉर टैट की नीति अपना रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और एक अलग ही ट्रेड वॉर को जन्म दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है। योगी सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, जो सीधे 16 लाख कर्मचारियों को लाभ देने वाला है। सीएम योगी द्वारा राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की स्वीकृति मिली है। योगी सरकार के इस फैसले से सीधे 16 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की स्वीकृति मिली है। बता दें, राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान उसी तिथि से किया जाता है जिस तिथि से भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के अनुमन्य किया जाता है। अभी राज्य सरकार के कर्मियों को 53% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। भारत सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 55% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमानों में काम करने वाले कर्मचारी को बेहद लाभ मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला भत्ता है, जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए होता है। हरियाणा के यमुनानगर जिले का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दौरा करने वाले हैं, जहां वो हरियाणा को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां यमुनानगर में जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी सिलसिले में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी वहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि हरियाणा को क्या सौगात देने वाले हैं पीएम। विज ने बताया कि पीएम मोदी 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को हरियाणा को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में दूसरे स्थानों पर भी बिजली संयंत्र स्थापित कर बिजली की उपलब्धता बढ़ाने की योजना पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात भी कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरी तैयारियां हैं, सारा हरियाणा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा को मिलने जा रहा है। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जल्दी ही हम खेतड़ में भी 800 मेगावाट का प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं और पानीपत में भी हम 600 मेगावाट के प्लांट लगाएंगे। हम हरियाणा को, हालांकि डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हरियाणा में बिजली की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना चाहते हैं।
इसके अतिरिक्त हम सोलर पावर को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जिसमें 2 किलोवाट तक में 1,10,000 रुपए की सब्सिडी है। मेरा ख्याल है 1,40,50,000 में लगता होगा। तो हम वो भी चाह रहे हैं कि हर घर पे लगे, हर घर पर जो है सूर्य घर योजना का लाभ मिले, वो भी हम चाह रहे हैं। और 10 किलोवाट तक के जो ट्यूबवेल हैं, उन पर भी हम सोलर पैनल लगा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम लगा चुके हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बढ़ते बिजली दामों और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। तो अनिल विज ने इस पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा और सुरजेवाला के पेट में हमेशा दर्द रहता है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। हुड्डा और सुरजेवाला को तो पेट में दर्द हमेशा होती रहती है, उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई खानी चाहिए। उन्होंने अपने राज में तो कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ होती। पटेल की तो उन्होंने कोई भी बातें नहीं मानी थी। वो आज तक नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संजोए हुए हैं। इसका मतलब उनको छोड़ रहे हैं वो। 70 साल के बाद उनको ये ख्याल आया है कि वो गलत थी और पटेल ठीक था। पटेल तो ठीक था ही, लेकिन पटेल को तो पहले दिन से अपनाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय से एक बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बंगाल में ये बिल लागू नहीं होने देंगी और धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। अब उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क गई और ममता दीदी को जमकर लताड़ लगाई। जैन समुदाय द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि हम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी। मैं जानती हूँ कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी है, मगर भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। जिसके बाद उनके इस बयान पर बीजेपी भड़की हुई नजर आई। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ममता पर पलटवार करते हुए कहा, ममता बनर्जी जानबूझकर लोगों को गुमराह करने और धार्मिक तुष्टीकरण में शामिल होने की कोशिश कर रही है। उनका ये बयान सुनिए। देखिए, वक्फ का कानून फेडरल कानून है और इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों पर बाध्यकारी रूप में लागू होता है। इसलिए ये कोई चॉइस का मसला नहीं है, कोई इच्छा के आधार पर तय होगा, ऐसा नहीं है। वो जानबूझ करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रही है। ममता जी जानती है कि इस कानून को लागू करना उनके लिए संवैधानिक बाध्यता है, या ममता बनर्जी स्वीकार कर ले कि देश के संविधान में उनका कोई यकीन नहीं रह गया है और वो इन संविधान को नहीं मानना चाहती है। देखिए, किसी ने भी अगर अपराध किया है तो निश्चित तौर पर प्रत्यर्पण उनका होना चाहिए। देश के कानूनों के तहत उनको अपनी सजा भुगतनी चाहिए। भारत की सरकार इस मामले को लेकर के हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस सभी पक्षों के साथ संवाद करती रही है, ताकि ऐसे जो भी अपराधी अलग अलग देशों में जहां भी शरण लेकर के हैं, उनका प्रत्यर्पण करा करके भारत के कानूनों के तहत उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सके और उनको कानून सजा दिलाई जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर किसी बात पर आपत्ति है तो कानूनी तौर पर अपना प्रतिरोध दर्ज करा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? समाजवादी पार्टी ऑफिशियल तौर पर लगातार गाली गलौज की भाषा का लगातार प्रयोग करती रही है, महिलाओं की गरिमा को हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती रही है और बहुत निचले स्तर की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी ने पहले भी किया है, उनके प्रवक्ताओं ने किया है, उनके नेताओं ने किया है और इसके लिए दर्जन भर मुकदमे समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उनके ट्विटर हैंडल के खिलाफ दर्ज हुए हैं। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के प्रश्रय देने के कारण ही समाजवादी पार्टी में लगातार इस तरह की बाढ़ आती। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश को भारत द्वारा दिए गए झटके के बारे में। भारत ने बांग्लादेश के साथ किए गए ट्रांसशिपमेंट समझौते को तोड़ दिया है, जिसके बाद अब बांग्लादेश भारतीय जमीन के जरिए निर्यात नहीं कर पाएगा और उससे इसकी बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई है।
मोदी सरकार ने बांग्लादेश से बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में किसी तीसरे देश को निर्यात करने के लिए भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करने की अनुमति देने वाली पारगमन सुविधा को समाप्त कर दिया है। एक सरकारी परिपत्र में ये जानकारी दी गई। मुख्य रूप से परिधान क्षेत्र के भारतीय निर्यातकों ने पहले सरकार से पड़ोसी देश को दी गई सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। हालांकि इस फैसले के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों को और ज्यादा बिगड़ने का खतरा बताया जा रहा है। इस सुविधा ने भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में बांग्लादेश के निर्यात के लिए सुचारू व्यापार प्रवाह को सक्षम किया है। ये सुविधा भारत द्वारा जून 2020 में बांग्लादेश को प्रदान की गई थी। बता दें, ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों पर भारी शुल्क लगाया है। पहले के परिपत्र में भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों में निर्यात कार्गो के पारगमन की अनुमति दी गई थी। इससे भारत को फायदा होने वाला है। इस निर्णय से परिधान, जूते और रत्न और आभूषण जैसे कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को मदद मिलेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।